जंगल में बरसात हो रही थी। गर्मी के मौसम में बरसात तो सभी को अच्छी लगती है। सभी नदी नाले पानी से भर चुके थे, फूल महक रहे थे और पेड़ों के पत्ते धुलकर साफ हो गए थे। अब मैं फिर से भर गई हूँ और मैं फिर से पहले की तरह पक्षियों को गर्म मौसम में ठंडा ठंडा पानी पीने को दूंगी। ये बहुत बड़ी खुशी होगी मेरे लिए। पास में छोटा रोज नदी की बातें सुन रहा था। और मैं अपने दोस्तों को सुंदर सी खुशबू दूंगा, जिस खुशबू से अब पूरा जंगल महकेगा। मेरा कोई दुश्मन नहीं है इस जंगल में। कौन अच्छा कौन बुरा, मेरी खुशबू सबके लिए है। और आंटी, अब मैं जल्द जवान हो जाऊंगा और मेरी रंगत और सुर्ख हो जाएगी। दोनों की बातें पेड़ ने सुनी और पेड़ से भी कुछ बोले बिना रहा न गया। मैं फिर से जी उठा। मैं तो मरने ही वाला था, मुझे पानी मिल गया। अब मैं सभी पक्षियों को धूप में साया दूंगा, फल दूंगा और घर बनाने के लिए लकड़ी भी दे सकूंगा। हा 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 हा, हम सब फिर से जवान हो गए। वो सब ऐसे खुश थे। चिड़िया का बेटा अपने घर में अपनी मम्मा के साथ लिपटा हुआ बैठा था। मम्मा, ये बारिशें कैसी होती हैं? जब सागर पर सूरज राजा की धूप पड़ती है तो सागर का पानी बादलों में बदल जाता है, और जब बादलों में पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो हवाएं उन्हें उड़ाकर सूखे जंगलों में ले जाती हैं और फिर बरसात होती है। मम्मा, परंतु मुझे एक बात ही समझ नहीं आती कि सागर का पानी खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि सागर बहुत बड़ा है। जितना पानी बादलों में जाता है उससे कहीं ज्यादा पानी बरसात का इकट्ठा दरियाओं और नदी नालों से होता हुआ फिर से सागर में पहुंच जाता है। वो माँ बेटा बैठे ऐसे बातें कर रहे थे और बारिश के मौसम का मजा ले रहे थे। कालू कौवा तो ऐसे मौसम में भी आराम से घर बैठने वाला नहीं था। उसे भूख सता रही थी और वो उड़ते उड़ते नदी की दिशा में आ जाता है। कौवे, क्या भूखे हो? बहुत भूखा हूँ। अब बारिश हो गई है, जल्द ही मैं आप सब पक्षियों को मीठे मीठे फल दूंगा। अब आप ऐसा करें कि मेरी जड़ के पास एक चावल का पौधा है, आप उससे चावल खा लें और अपनी भूख मिटाएं। कौवा तुरंत पेड़ से नीचे आता है, वो चावल खा लेता है और फिर अचानक से कौवे को कोई आवाज सुनाई देती है। कौवे कौवे, मैं कब से किसी का इंतजार कर रही हूँ, मेरे पास आओ। ये भोली नदी मुझे बुला रही है। क्या बात है भोली नदी जी? जो पानी मैं जमा कर सकती थी मैंने कर लिया और अब पानी बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही बरसात होती रही तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी और जंगल में बाढ़ आ जाएगी। ये सुनकर कौवा डर जाता है। भोली नदी जी, अगर बाढ़ आ गई तो बरसात से जो खुशियाँ हमें मिली हैं सब खत्म हो जाएंगी। तो फिर आप ऐसा करें, ये चिट्ठी मैंने बादलों के नाम लिखी है, आप इस चिट्ठी को बादलों तक पहुंचा दें। परंतु भोली नदी जी, मुझे तो नहीं पता कि बादल कहाँ मिलेंगे। सागर पर जाएं, आप अपने साथ चिड़िया को ले जाएं। चिड़िया को सब पता है कि बादल कहाँ रहते हैं। मैं जल्दी से जाता हूँ, परंतु भोली नदी, तब तक आप खुद पर काबू रखें और जंगल में बाढ़ ना आने देना। बस जल्दी जाओ, समय थोड़ा है। कौवा तुरंत चिड़िया के घर जाता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है ऐसी बारिश में? चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलें। मैं नदी पर गया था और नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है। ये चिट्ठी मुझे नदी ने दी है, हमें ये बादलों तक पहुँचाना होगी। क्या नदी में बाढ़ आने वाली है? समय बहुत थोड़ा है। भोली नदी ने कहा है कि जल्दी से ये चिट्ठी पहुँचाओ और उसी ने मुझे आपको साथ ले जाने का कहा था। कुकू बेटा, मैं और आपका अंकल बादलों के पास जा रहे हैं, आप सो जाओ, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मम्मा, आप जाएं, जल्दी जाएं, सब पक्षियों की जिंदगी का मसला है।
फिर कौवा और चिड़िया घर से निकलते हैं। बारिश भी थी, परंतु चिड़िया और कौवा अपने दोस्तों को बाढ़ से बचाने के लिए उड़ते हैं। वो सागर पर बादलों के पास पहुंच जाते हैं और जाकर वो चिट्ठी बादल को देते हैं, जिसे बादल पढ़ता है। बादल जी, भोली नदी ने कहा है कि अगर बारिश ना रुकी तो सब खुशियाँ खत्म हो जाएंगी जो बरसात ने हमें दी हैं। तो क्या भोली नदी भर चुकी है? अभी नदी में थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, बस आप जल्दी से बादलों को वापस बुला लें। तो फिर ऐसा करें, आप ये मेरी चिट्ठी लेकर हवाओं की रानी के पास जाएं और हवाओं की रानी को मेरी चिट्ठी दें, फिर ही वो बादलों को उड़ाकर वापस लाएगी। फिर चिड़िया और कौवा जल्दी से बादल की हवाओं के लिए लिखी हुई चिट्ठी हवाओं की रानी के पास लेकर जाते हैं। हवाओं की रानी पहाड़ों में संगीत गा रही थी। रानी, रानी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में बरसात बहुत ज्यादा हो रही है और नदी जी ने हमें बादलों के पास भेजा था और फिर बादल जी ने ये चिट्ठी आपके नाम दी है। चिड़िया, मुझे पढ़कर बताओ कि बादल भैया ने क्या लिखा है इस चिट्ठी में। हवाओं की रानी, आप जल्दी से इन पक्षियों के साथ जाएं और जो बादल इनके जंगल में बरसात कर रहे हैं उन्हें उड़ाकर कहीं और सूखे जंगल में ले जाएं। तो क्या आपके जंगल में बाढ़ आने वाली है? नदी नाले सभी भर चुके हैं, अगर कुछ देर और बरसात होती रही तो बाढ़ आ जाएगी। आप मेरे पीछे पीछे आए और मैं जाती हूँ और बादलों को उड़ा ले जाती हूँ। ऐसे हवाओं की रानी तेजी से आगे बढ़ती है। कौवा और चिड़िया रानी के पीछे पीछे चलते हैं और फिर हवाओं की रानी बादलों को उड़ाकर दूर सूखे जंगल में ले जाती है। बारिश रुक जाती है। हमने कर लिया, हमने अपने जंगल को बाढ़ से बचा लिया। अगर आप ऐसे कोशिश ना करते तो बहुत बुरा होने वाला था। शायद मैं भी अपनी जवानी ना देख पाता और पानी में डूबकर मर जाता। और मैं भी अपने दोस्तों को फल ना दे पाता। चिड़िया बहन, मुझे तो जोरों की भूख लग गई है। क्या आपके घर में कुछ खाने को है? कौवे भैया, आप मेरे साथ चलें, मेरे पास भोजन है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे रोज सुबह बहुत रोशन थी। सभी पक्षी बहुत खुश थे और जंगल में बाहर आ गई थी। चिड़िया बहन, आपने हम सब की जान बचाई है। अगर भोली नदी हमें बाढ़ का ना बताती तो कुछ भी हो सकता था। चिड़िया बहन, चले, सब पक्षी नदी पर गए हैं भोली नदी को धन्यवाद कहने के लिए। मम्मा, मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। फिर वो वहाँ से नदी की तरफ जाते हैं। मैंने आपको बाढ़ का बताकर कोई बड़ा काम नहीं किया। हम सब एक दूसरे के लिए जीते हैं और हमें ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और मेरे फल भी पककर तैयार हैं। आप मेरे मीठे मीठे फल खा सकते हैं। और मेरी खुशबू सबके लिए, मेरे सभी दोस्त हैं। फिर वो सब खुशी खुशी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। वो कालू कौवा जिस घर में रहता था वो कभी तोते का हुआ करता था। कई साल पहले जब कालू कौवा उस जंगल में आया तो उसने मार मार कर तोते को उस घर से निकाल दिया और उस घर पर कब्जा कर लिया। उसे कोई रोकने वाला ना था, क्योंकि कालू कौवा तो बहुत शक्तिशाली था और पूरा बदमाश। कौन मुकाबला करता पूरे जंगल में उसका। उसके दो बेटे थे, एक का नाम जग्गू और दूसरे का नाम चिट्टा था। जग्गू छोटा था और चिट्टा बड़ा। वो भी अपने पिता पर ही गए थे। वो भी कोई अच्छा काम ना करते। गोरी तो थी ही शैतान। वो तो कालू कौवे से भी 2 हाथ आगे थी। किसी भी बुरे काम से कालू को ना रोकती। कालू जी, हमारे घर के पास में ही जो आमों का बाग है वो किसका है? वो आमों का बाग कबूतर का है। अगर तुम कहो तो भगा देता हूँ कबूतर को और उस पर भी कब्जा कर लेते हैं।
तो फिर ऐसे अच्छे काम में देर काहेगी? आज उस कबूतर को मार मार कर भगा दो और छीन लो उससे वो आमों का बाग भी। तो समझो आज से वो आमों का बाग भी हमारा हुआ। जैसे ही कबूतर अपने बाग में आता है तो कालू उससे कहता है, कबूतर जी, बहुत खा लिए आम इस बाग के, अगर जिंदा रहना है तो भाग जाओ यहाँ से। कालू, तुमने तोते से घर छीन लिया और अब मेरा आमों का बाग हथियाना चाहते हो। लड़ना है क्या? अगर लड़ना है तो हो जाओ तैयार। ऐसा कहते हुए कालू तो कबूतर पर हमला कर देता है और उसे मारना शुरू कर देता है। वो तो कबूतर को मारे ही जा रहा था। फिर बहुत मुश्किल से कबूतर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और कालू कौवा उसके आमों के बाग पर भी कब्जा कर लेता है। फिर ऐसे ही एक दिन बुलबुल को भी फूलों के खेत से भगा देता है और उसके फूल के खेत पर भी कब्जा कर लेता है। कालू जी, अब तो हमारे दोनों बच्चों के लिए बहुत माल जमा हो गया है। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो सबसे अच्छा जीवन गुजारेंगे और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अच्छी सेवा करेंगे हमारी। सेवा क्यों नहीं करेंगे? इतना ढेर सारा माल इकट्ठा जो किया है वो इन्हीं के काम आएगा। तोता, कबूतर और बुलबुल साथ बैठे हुए थे। बुलबुल, मेरा घर उस कालू ने छीन लिया और तुम्हारा फूलों का खेत और मेरा आमों का बाग। बहुत जालिम है वो कालू कौवा। चलो दोस्तों, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। इस जालिम के पास रहने से अच्छा है कि हम ये जंगल ही छोड़ दें। फिर ऐसे तोता, कबूतर और बुलबुल वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। 10 साल गुजर जाते हैं। कालू कौवा तो अब बहुत बूढ़ा हो गया था और उसकी पत्नी गोरी भी अब ज्यादा उड़ ना सकती थी। कालू के बेटे अब जवान थे। वो भी अपने पिता की तरह एक नंबर के फराडिये थे। जग्गू और चिट्टे, जाओ और चील दीदी को बुला लाओ। आज तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ, मैं जाता हूँ, परंतु मैंने एक बार कहा और फिर से बोल रहा हूँ, पिताजी के मरने के बाद वो आमों का बाग मैं ही लूंगा। पिताजी ने वो आमों का बाग मुझे दे रखा है। मैं देखूंगा तुम कैसे लेते हो आमों का बाग। मैं मर रहा हूँ और इन्हें आमों के बाग की चिंता लगी हुई है। बेशर्मो, जाओ चील को बुला कर लाओ। फिर जग्गू, जो कालू का छोटा बेटा था, चील को बुलाने चला जाता है। चील दीदी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, लंबे लंबे सांस ले रहा है। आप मेरे साथ आएं और उसे दवा दे दें। उसे बुखार तो नहीं है? मुझे पता नहीं, आप बुखार की भी दवा ले लें। फिर चील कुछ दवाइयाँ साथ लेकर जग्गू के साथ जाती है। गोरी बहन, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। कालू का समय आ गया है, ये थोड़ी ही देर में मर जाएगा। ये अब ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। हाय मेरा कालू, मुझे अकेला छोड़कर ना जाना। अगर मरना ही है तो मुझे भी साथ ही ले जाओ। गोरी, गोरी, मेरी सांस रुक रही है। मैंने बहुत माल इकट्ठा किया था अपने बच्चों के लिए और आज मेरे बच्चे मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, हम कौन सा डॉक्टर हैं जो बचा ले आपको, परंतु पिताजी आपने हमेशा बुरे काम ही किए हैं। अब जाते जाते एक अच्छा काम करते जाओ, हमारी जायदाद हम दोनों में बांट दो। पिताजी, बस आमों के बाग का बता दें, वो किसका है, बाकी सब हम बांट लेंगे। गोरी तो चुपचाप रोए जा रही थी और अपने बेटों की बातें सुन रही थी। वो आमों का बाग, वो बाग को दे देना, वो उसी का है। कालू अपनी बात पूरे किए बिना ही मर जाता है। लो, मर गया तुम्हारा बाप, मर गया। कैसे सारी जिंदगी तुम दोनों के लिए धन इकट्ठा किया तुम्हारे पिता ने और मरते समय सुख ना देख सका अपनी संतान का। माँ, अब बाद में रो लेना, पहले ये बता दो कि पिताजी ने मेरा ही नाम लिया है ना कि वो आमों का बाग जग्गू को दे देना।
पिताजी ने मेरा नाम लिया है। मैंने अच्छे से सुना है। पिताजी मेरा नाम लेने ही वाले थे कि मर गए। चुप कर जाओ, माँ से पूछ तो रहा हूँ मैं। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। इतना बुरा तो तुम्हारा पिता भी ना था जितने बुरे तुम दोनों निकले। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया कालू के घर से थोड़ा दूर रहती थी। जब उसे कालू के मरने का पता चलता है तो वो गोरी के पास आती है। गोरी बहन, क्या बीमार था कालू भैया? कल से बुखार था। जग्गू चील को लेकर आया था, परंतु उसने देखते ही जवाब दे दिया। वो तो सुबह ही बता गई थी कि कालू अब नहीं बचेगा। आपके बेटे अब बड़े हो गए हैं, अब वही सहयोग बनेंगे आपका। वो मेरा क्या सहयोग बनेंगे? वो तो कल से ही आपस में जायदाद बांटने के लिए लड़े हैं। गोरी बहन, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कहो कहो चिड़िया, क्या बात है? आपने देख लिया कि पक्षियों की जिंदगी कितनी होती है। हमारी आंखों के सामने कालू मर गया और सब कुछ यही छोड़कर चला गया। सारी जिंदगी कालू ने अपने संतान को हराम की कमाई खिलाई। बेटे तो ऐसे ही निकलने थे। चिड़िया, सच कहा तुमने। और अब मैं भी यही सोच रही हूँ कि जिस संतान के लिए सारी जिंदगी बुरे काम किए, आज वो पिता के मरने के बाद मेरे मरने का इंतजार कर रही है। अगर कालू की आत्मा को शांति पहुंचाना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। बताओ बताओ चिड़िया, मैं सब करूँगी ताकि मेरे कालू जी के सब गुनाह माफ हो जाएं और मेरे कालू जी की आत्मा को शांति मिल सके। तो फिर सारा लूटा हुआ माल जिस जिसका है उसे वापस कर दो। वो आमों का बाग तो कबूतर का है, इतना तो मुझे पता है। और फूलों का खेत बुलबुल का, ये घर तोते का है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। मैं ऐसा ही करूँगी ताकि कल मैं सुकून से मर तो सकूं। वो ऐसे बैठी हुई थी कि गोरी के बेटे भी वापस लौट आते हैं। माँ, हमने फैसला कर लिया है। आमों का बाग मैं ही लूंगा और ये घर और फूलों की खेती बढ़ा लेगा। हमने आज पहाड़ों पर बैठकर सारी बांट कर ली है। तुम्हारा पिता मरा है, अभी माँ जिंदा है, और माँ कौन लेगा? जो आमों का बाग लेगा, माँ उसी के साथ रहेगी। अगर ऐसा है तो मैं नहीं लेता आमों का बाग, तुम ही लो आमों का बाग और माँ को भी साथ तुम ही रखो। तो फिर ये घर भी मैं लूंगा। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ना ही ये घर तुम्हारा है और ना ही वो आमों का बाग ही, और ना ही फूलों की खेती, वो भी बुलबुल की है। चिड़िया बहन, मैं अपने पाप कम करना चाहती हूँ। आप आज ही संदेश भेजें कबूतर, तोते और बुलबुल को। मैं उन्हें सब लुटा दूंगी ताकि मैं सुकून से मर सकूं। क्या कहा माँ? ये आप क्या कह रही हैं? क्या ये सब हमारा नहीं है? नहीं, ये सब तुम्हारे पिता ने जिन जिन पक्षियों से छीन रखा था, मैं वो सब उन्हें वापस कर दूंगी। तो क्या माँ हमारा कुछ नहीं है? नहीं। तो माँ, अगर आज हम बुरे पक्षी हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष? पिता ने हमारा पालन पोषण ही ऐसा किया। ये सब इकट्ठा करने से बेहतर था कि पिताजी हमें कुछ तालीम दे जाते ताकि हम अच्छे और सच्चे पक्षी बन सकते। फिर गोरी कभी वो आमों का बाग कबूतर को वापस दे देती है और बुलबुल को फूलों की खेती। गोरी बहन, तोता अब वापस नहीं आना चाहता, उसने ये घर आपको दे दिया है। फिर गोरी बाकी की जिंदगी उसी घर में गुजारती है और अब उसके मन को थोड़ी शांति थी।